हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपी क्लासेस। माय नेम इज प्रमोद और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इससे पहले हमने चैप्टर 0 फिजिकल वर्ल्ड, व्हाट इज फिजिक्स, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स, ये सब पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आपको जाके वो वीडियो देख लो। और चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट अभी शुरू करते हैं। यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और यूनिट्स के डिराइव कहां से हुई है, यूनिट्स पुराने जमाने में इसकी नीड कैसे पड़ी, जब ये इनका ओरिजिन हुआ तो ओरिजिन हुआ कैसे, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यूनिट्स की हिस्ट्री के बारे में। तो देखो, पहले की बात है, तब मैं टाइम ट्रेवल करके 500 साल पहले चला गया, जब केजी, मीटर, लेंथ वेंथ कुछ भी नहीं था, टाइम वाइम सेकंड वेकेंड कुछ भी नहीं थी। तब मैंने किसी को बोला कि भाई दर्जी से 5 बिलांद कपड़ा ले आना। 5 बिलांद मतलब सर, बिलांद मतलब मेरे इस थंब से लेके इस फिंगर के बीच में जितने से डिस्टेंस होता है उसको एक बिलांद बोलते हैं, ये से लेके यहां तक का। तो मैंने उसको कहा कि यार तू ऐसे ना 5 बिलांद कपड़ा ले आना। अब मेरी हाइट है 6 फीट, तो मैंने अपने हाथ के अकॉर्डिंग 5 बिलांद कपड़ा मंगाया था। अब जिस भाई से मैंने कपड़ा मंगाया, आपसे मैंने कपड़ा मंगाया, अब उस बंदे की लेंथ, उस बंदे की हाइट थी 5.5 फीट, तो उसका ये डिस्टेंस, उसकी ये बिलांद छोटी होगी, मेरे से कुछ ना कुछ छोटी ही होगी। वो अपने अकॉर्डिंग कपड़ा समझ रहा है। अब उसने दर्जी को बोला कि भैया 5 बिलांद कपड़ा काट के दे दो। और दर्जी की हाइट थी मान लो 7.5 फीट, दर्जी की हाइट थी 7.5 फीट, तो उसने इस लेंथ के अकॉर्डिंग कपड़ा काट के दे दिया। समझ आ रहा है? अब ये बहुत सा वेग सा कॉन्सेप्ट हो गया कि मैंने ऑर्डर कुछ किया था, जिसने ऑर्डर रिसीव किया उसने कुछ और समझा, और जो ऑर्डर डिलीवर करने आया उसने कुछ और समझा। तो इस वेग कॉन्सेप्ट को हटाने के लिए हमें कुछ एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट चाहिए था कि भाई जिस यूनिट के, जिस वे में मैं उस चीज को डिलीवर करूं किसी को, सामने वाला भी उसी वे में समझे जो मैं उसको समझाना या कहना चाहता हूं, वो कुछ और ना समझे, कुछ और इंटरप्रेट ना करे। तो वहां से यूनिट्स की डेरिवेशन। एक और एग्जांपल समझो। अब पिछले जमाने में कोई ताकतवर इंसान था, वो कहता था कि मेरे में 5 घोड़ों जितनी ताकत है। अब कोई कह दे मेरे में 10 घोड़ों जितनी ताकत है। अब यार ये सोचो, जिसने कहा कि मेरे में 10 घोड़ों जितनी ताकत है, 10 हॉर्स की इक्वल, 10 हॉर्सेस के इक्वल उसमें ताकत है, और किसी ने कहा उसमें 5 हॉर्सेस की इक्वल ताकत है। अब क्या ये कंपेयर कर सकते हैं? हो सकते हैं इसके घोड़े बहुत ताकतवर हो, या फिर इसके घोड़े बहुत कमजोर हो, इसके घोड़े बहुत ताकतवर हो। ऐसे कहा जाता है कि हनुमान जी में 1000 हाथियों जितना बल था, तो 10,000 हाथियों जितना, इनफैक्ट 10,000 हाथियों जितना बल था। तो उसको यूनिट में बताओ सर कितना था, मतलब वो ये कह रहे 10 घोड़ों जितनी ताकत, मतलब ऐसे कुछ नंबर सा बता दो सर, ऐसे कुछ नंबर बता दो कि इसके पावर को डिनोट कर दिया हमने, इसके कुछ स्ट्रेंथ को हमने कुछ नंबर दे दिया सर, फॉर एग्जांपल 100, और इसकी स्ट्रेंथ को कुछ नंबर दे दिया सर, फॉर एग्जांपल 80। अब समझ आ गया सर। अच्छा, एक 100, 0 से 100 के स्केल पे इसमें तो 80 का है और इसमें 100 का है। अब आगे कुछ यूनिट भी बताओ। वहां से फिर हमें यूनिट्स और स्टैंडर्ड यूनिट्स का ओरिजिन हुआ वहां से। समझ आ रहा है? यूनिट्स का कॉन्सेप्ट आया कहां से हिस्ट्री में। बस अब यूनिट्स के बारे में, यूनिट्स की हिस्ट्री के बारे में बात कर ली। आज के दिन में हमारे पास कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, अब उस पे आते हैं। देखो हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट बैठे, उन्होंने एक सभा बैठाई और बोले यार ये है ना, ये सिस्टम अपना गड़बड़ा रखा है। कोई तो घोड़ों में, कोई हाथियों में, पता नहीं ताकत की बात किसमें करता है। अब ब्रिटिश वाले थे, वो लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, उनके फुट पाउंड सिस्टम चलता है ना, वो सब हम पढ़ेंगे। तो एफपीएस सिस्टम जिसको बोलते हैं, फुट पाउंड सेकंड,
तो उनका सिस्टम अलग था, किसी दूसरी कंट्री का अलग था, किसी तीसरी कंट्री का अलग सिस्टम था। उन्होंने अपने अपने देश में अलग अलग सिस्टम बना रखे थे। बट जैसे ही 20th सेंचुरी में लोग इंटरनेशनली कनेक्ट हुए एक दूसरे के साथ, ट्रांसपोर्टेशन आया, रेलवे आई, उसके बाद प्लेन्स आई, रोड्स बने, इन सब से लोग कनेक्ट हुए, दूसरे देशों में जाने लगे, तो वहां पे उनकी यूनिट्स उनको समझ नहीं आती थी। इसलिए सारे साइंटिस्ट ने बैठ के सभा बुलाई और बोला कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हम बना लेते हैं, और उन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जो एक्सेप्टेड यूनिट्स है उनको बोला जाता है एसआई यूनिट्स। समझ आ गया? एसआई यूनिट्स कहां से आई है? अब देखते हैं यार, यूनिट्स कितने टाइप की होती है हमारी। यूनिट्स बेसिकली दो टाइप की है, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। सर फंडामेंटल और डिराइव्ड, अब अगर हम हर एक चीज को अलग अलग यूनिट देने लगे, उनकी बेस यूनिट अलग अलग देने लगे, तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, 7 फंडामेंटल यूनिट बना दी और कहा कि दुनिया की कोई भी यूनिट लगाओ, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले आओ, उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट इन 7 फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी होगी। समझ आ रहा है? ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं कौन कौन सी, ये देख लेते हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स में पहली आती है हमारे पास मास, दूसरी आती है हमारे पास टाइम, तीसरी आती है हमारे पास लेंथ, चौथी हमारे पास है टेम्परेचर, पांचवी हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की अमाउंट कितनी है, छठी हमारे पास आती है करंट, और सातवीं हमारे पास आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स बनाई गई, और इन सातों में कुछ तिकड़म करिए, सारी यूनिट्स डिराइव की जाती हैं। वो हम पढ़ेंगे अभी लेक्चर में, कैसे कैसे यूनिट्स को डिराइव किया जाता है। तो मास की यूनिट क्या है? एसआई यूनिट की बात करें हम, एसआई यूनिट क्या दी गई, मास की यूनिट है केजी, ये नोट करते रहो भाई साथ साथ में। टाइम की है सेकंड, जिसको खाली एस से डिनोट किया जाता है। लेंथ की है मीटर, टेम्परेचर की है सेल्सियस। क्या कहा? सेल्सियस। अरे भैया सेल्सियस और फ़ारेनहाइट नहीं, टेम्परेचर की स्टैंडर्ड एसआई यूनिट है वो है केल्विन। क्या है? केल्विन। और केल्विन डिग्री नहीं आएगा, खाली केल्विन होता है, केल्विन के, बस केल्विन का सिंबल सिर्फ के है, केल्विन डिग्रीज नहीं होता। ये बात याद कर लेना, नोट रखना, ये बात बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है मोल, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, है ना। करंट की है एम्पियर, करंट एम्पियर, जो वायर में अपने करंट जा रहे हैं उसको एम्पियर में नापा जाता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है कैंडेला, जिसको सीडी से डिनोट किया जाता है। जनरली हमारे सिर्फ ये 3 बहुत काम आती हैं, मास, टाइम, लेंथ, और सिर्फ इन 3 फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके हम जो 11th में अभी मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं, मैकेनिक्स की सारी क्वांटिटीज डिराइव कर दी जाती हैं सिर्फ इन 3 यूनिट्स का यूज करके। 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट केल्विन और मोल भी है, 12th में जाके करंट भी होगा, एक टाइम पे इंटेंसिटी का भी थोड़ा सा, कैंडेले का भी थोड़ा सा यूज होगा। बट इन तीनों से हम पूरी मैकेनिक्स को डिराइव कर लेंगे। अब डिराइव्ड यूनिट का कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक वेलोसिटी, वेलोसिटी होती क्या है सर? मीटर पर सेकंड ही तो होती है वेलोसिटी। स्पीड अगर पूछ लेता है तो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, ऐसा कुछ याद आ रहा है? ऐसी वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, सर मीटर लेंथ की यूनिट होगी, सेकंड टाइम की, इन दोनों का यूज करके लेंथ को टाइम से डिवाइड करके हमने वेलोसिटी की यूनिट डिराइव कर ली।
ऐसी सारी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट इन सातों का यूज करके डिराइव कर दी जाती है। नोट कर लिया, समझ आ गई, आसान था टॉपिक अभी तक के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर यूनिट्स के बारे में हमें पता चल गया। अब एक बात और नोट करने की है कि सात फंडामेंटल यूनिट्स के सिवाय दो यूनिट्स और है हमारे पास। एक है एंगल की यूनिट थीटा। थीटा क्या है? प्लेन एंगल जो होता है हमारा थीटा। और थीटा को डिनोट कैसे किया जाता है? देखो, एक जो सर्कल होता है, सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है? सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है सर 2 पाई आर। ये हमने बचपन से पढ़ा हुआ है। सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है सर 2 पाई आर, है ना। और रेडियस क्या है सर? इस सर्कल की रेडियस आर है, तभी इसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है। अब 2 पाई आर को रेडियस से जब हम डिवाइड कर देंगे, 2 पाई आर को रेडियस से जब हम डिवाइड कर देंगे तो 2 पाई बचेगा। ये 2 पाई पता है क्या होता है? ये 2 पाई सर्कल के द्वारा जो सेंटर पे एंगल सबटेंड किया जा रहा है, पूरे सर्कल के द्वारा सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है, कितने एंगल? डिग्री में बोले तो 360 डिग्री, और पाई में बोले तो 2 पाई। ये क्या है? रेडियन। 2 पाई रेडियन है। और अगर डिग्री में बताएं तो, डिग्री में एंगल बताएं तो 360 डिग्री। इसका मतलब सर 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब एंगल थीटा क्या होता है? एक सर्कल की आर्क जो एंगल सबटेंड कर रहती है थीटा, ये आर्क आर, ये थीटा। ये थीटा निकालते कैसे हैं? ये वाली जो आर्क की लेंथ है ना, यहां पे हमने पूरी सरकमफ्रेंस की लेंथ को रेडियस से डिवाइड किया। थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं? ये जो आर्क की लेंथ है, लेंथ एल मान लिया अभी हमने, लेंथ ऑफ आर्क एल, थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क एल अपॉन रेडियस। अपॉन रेडियस, ये भी आर है और ये भी आर है, अपॉन रेडियस, ये थीटा निकल आता है। इसका मतलब जब भी एल निकालनी हो, आर की रेडियस निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे? आर इंटू थीटा कर देंगे। ये आर्क की लेंथ निकल आएगी हमारी। ठीक है, ये समझ आ गया। एक तो ये थीटा एंगल होता है, और एक और एंगल होता है, वो होता है हमारा सॉलिड एंगल। अब इस थीटा को मेजर किस में किया जाता है? रेडियन में। ठीक है, अब ये ध्यान से देखना, आर से आर कटने के बाद थीटा डायमेंशनलेस है। सर ये डायमेंशन क्या बोल दिया आपने? बात करेंगे डायमेंशन क्या है। बट थीटा की कोई मतलब इस एंगल के आगे सिर्फ यूनिट इसकी थीटा है, उसको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से किसी भी यूनिट में लिख नहीं सकते हम। अब डायमेंशन क्या होती है? सर किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप इन 7 डायमेंशन में लिख सकते हो। मतलब कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को 7 डायमेंशन में लिख सकते हो। मतलब क्या हुआ सर? जैसे हमने वेलोसिटी की बात की, वेलोसिटी को हमने लेंथ और टाइम की डायमेंशन में लिखा है बस। मीटर अपॉन टाइम की डायमेंशन टी। लेंथ को हमने लिख दिया, वेलोसिटी को हमने लिख दिया लेंथ अपॉन टाइम। ये डायमेंशन है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो अभी हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इससे हमने क्या समझा? सॉलिड एंगल की बात कर ले पहले। सॉलिड एंगल की बात कर ले। सॉलिड एंगल कौन सा होता है? कि कोई भी एक ऐसे सॉलिड सरफेस, ये एक सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस जो एंगल सबटेंड कर रहा होता है, सॉलिड सरफेस जो एंगल सबटेंड कर रहा होता है, यहां पे ये जो बीच में ये जो सॉलिड सरफेस ने एंगल सबटेंड किया है, इस एंगल के बारे में हम बात की जा रही है। ये रेडियस आर है, समझ आ रहा है? सॉलिड सरफेस, और इसका जो एरिया है ये मान लो एक बार के लिए डी ए। सर ये डी ए क्या है? डी ए मतलब छुटकू एरिया, छोटू, बिल्कुल छोटा सा एरिया। तो दिस एरिया अपॉन दिस रेडियस का स्क्वायर, ये एरिया डी ए
डी ए अपॉन रेडियस का स्क्वायर सॉलिड एंगल के इक्वल होता है। इतनी बात समझ में आई क्या? और इसको मेजर किस में किया जाता है? इसको रेडियन में मेजर करते थे। इसके आगे स्टे लगा देते हैं, स्टे रेडियन। STR स्टे रेडियन में उसको मेजर किया जाता है। ये चीज समझ आ गई भाई? अब एक चीज और नोट करने वाली है यहां पे, वो ये कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो हमारे पास, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसको लिखा कैसे जाता है? फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू अ नंबर n टाइम्स यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं 5 मीटर कपड़ा ले आना, तो कपड़े को 5 मीटर कैसे नापा जाएगा? 5 इंटू यूनिट क्या है? मीटर लेंथ की। आपने अभी तक 15 मिनट की वीडियो देख ली, 15 मिनट। अब यहां पे मिनट एक फिजिकल क्वांटिटी है, सॉरी मिनट एक यूनिट है, और मिनट को और हम तोड़ सकते हैं 60 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, ये समझ आएगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, टाइम जो था यहां पे फिजिकल क्वांटिटी, उसको मेजर हमने किसमें कर लिया? मिनट्स में। और मिनट्स डिराइव कहां से हुआ? सेकंड से, क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। सो बेसिकली सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके हम सारी क्वांटिटीज डिराइव कर सकते हैं, एक्सेप्ट 2 जो हमने पढ़ ली, वो है एंगल और सॉलिड एंगल। समझ आ गया? इसमें कुछ भी मुश्किल था? अभी तक हमने क्या पढ़ा? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उन 7 का यूज करके सारी क्वांटिटीज डिराइव हो जाती हैं, और 2 नॉर्मल क्वांटिटीज हैं जो कि है एंगल और सॉलिड एंगल। इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि ये रेशियो है लेंथ और लेंथ का। ठीक है सर, ये वाली चीज हमने पढ़ ली। अब डायमेंशन पे आ जाते हैं। जो डायमेंशन की बात मैं कर रहा था वो डायमेंशन ही आ गया। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स टू विच द बेस क्वांटिटी आर राइज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी की डायमेंशन पूछ ली हमने, वेलोसिटी की डायमेंशन पूछ ली सर मीटर पर सेकंड। मीटर को ऐसे, और ये ना डायमेंशन को ऐसे लिखा जाता है, ये जो हमारे ब्रैकेट्स होते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर लेंथ, L फॉर लेंथ, M फॉर मास, T फॉर टाइम, K फॉर केल्विन, ऐसे ही एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, ये सब आप करते रहोगे। अब वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? सर मीटर पर सेकंड। मीटर के ऊपर 1, टाइम के ऊपर -1, बाकी सब 0। ये लिखा हुआ है डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड। ये बेस क्वांटिटीज थी हमारी, उन बेस क्वांटिटीज को इन पावर्स के साथ रेज किया गया। उन बेस क्वांटिटी की जो पावर लगाई गई वो हमारे, और ये जो फॉर्म बन गई इसको हम डायमेंशन कहते हैं। ये समझ आ गया भाई? इसको हम डायमेंशन कहते हैं। चलो और कोई एग्जांपल ले, और कोई एग्जांपल बताओ आप। जैसे आपने पढ़ा होगा फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या है? फोर्स क्या होता है? सर फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की तो हमें पता है सर m। एक्सेलरेशन क्या होता है सर? एक्सेलरेशन यूनिट होती है ऐसे यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर की आएगी लेंथ, पर सेकंड स्क्वायर, पर टाइम का स्क्वायर। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी? m l t -2। ऐसे भी लिख देते हैं, या फिर ऐसे ही लिखा जाएगा जनरली m l t -2। ये t की पावर 2 थी, ऊपर जाके t -2। सो ये हो गया हमारी फोर्स की डायमेंशन। ऐसे ही डिफरेंट चीजों की डायमेंशन आपको लिखनी होगी, आप लिख लेंगे। उसके लिए क्या पता होना चाहिए हमें? सर उनकी SI यूनिट्स हमें अगर पता हो तो वहां से हम डिराइव करके उसके डायमेंशन लिख देंगे।
समझ आ गया भाई? वहां से हम डिराइव करके क्या लिख देंगे, वहां से हम डिराइव करके उसकी डायमेंशन लिख देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या होगा सर, फिजिक्स में भी और हमारे क्वेश्चंस में, रियल लाइफ में क्या इसका एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस का, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। अब ये देखो, मैं कहूं कि 5 सेकंड में 10 सेकंड जोड़ो, कितनी बनी सर? 15 सेकंड। 15 सेकंड में 20 सेकंड और जोड़ दो सर, 35 सेकंड। 35 सेकंड में 50 मीटर जोड़ दो। अरे सर क्या बात कर रहे हो, सेकंड में मीटर कैसे जुड़ जाएगा? सेकंड में मीटर कैसे जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ सकता, ये बेसलेस बात होगी सर। सेम वे डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन की एप्लीकेशन ये है कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। समझ आ गया? जब डायमेंशन सेम होगी ना तब भी वो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं। बेसिकली उसकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए सबसे पहले तो। अगर यूनिट सेम होगी तो डायमेंशन भी सेम हो ही जाएगी सर इवेंचुअली। बट अब मैं कहूं 5 मिनट में 5 सेकंड जोड़ने हैं तो आप जोड़ दोगे कैसे? 5 मिनट एक यूनिट है, मिनट से आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो। अब मैं कहूं कि 5 मिनट में 5 सेकंड जोड़ो, ये सेंसलेस बात नहीं है सर, इस बात का एक मीनिंग है। ठीक है, हम दो तरीके कर सकते हैं, या तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दें या सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर दें। मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इंटू 60 करके। और सेकंड को मिनट में कैसे करेंगे? 60 से डिवाइड करके। बस ये वाला चीज तो हम कर लेंगे सर, ये तो हो जाएगा कि मिनट में सेकंड ऐड हो जाएंगे। लेकिन मिनट में मीटर ऐड करने को बोल दूं या 5 मिनट में 20 किलो ऐड कर दे भाई, है ना? तो ये सेंसलेस बात है। सेम वे फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड हो पाएंगी या सब्ट्रैक्ट हो पाएंगी जब उनकी डायमेंशन सेम हो। क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी होंगी जो आपको इक्वेशंस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी। ऐसे बड़ी सी इक्वेशन बनी होगी, उसमें क्वांटिटीज आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करनी होंगी। फिर अगर उनकी डायमेंशन सेम है तो ही वो ऐड की जा सकती है, अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो वो इक्वेशन ही गलत है इनफैक्ट। अरे सर डायमेंशन सेम नहीं है, इक्वेशन ही गलत है, ये आपने क्या कह दिया? ये देखेंगे अभी देखते हैं डायमेंशन इक्वेशन में, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन में ये देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन है जो मैंने अभी आपको बताया कि सेम टाइप की डायमेंशन एड सब्ट्रैक्ट हो सकती है बस। अब डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन क्या कहता है? ये कहता है कि एक जो इक्वेशन है उसमें जितने भी सब पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक हमने इक्वेशन ली x इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अरे इक्वेशन ये काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन टाइम का स्क्वायर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी जो u की इनिशियल स्पीड से चल रही है t टाइम तक, एक्सेलरेशन a है उसका। ये तो आपको पता होगी, काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन जो है हमारी। ठीक है, अब देखो x क्या है? x डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? इसकी डायमेंशन क्या होगी? लेंथ होगी सर। अब इसका मतलब इसकी डायमेंशन भी लेंथ होनी चाहिए और इसकी डायमेंशन भी लेंथ होनी चाहिए, तभी इस इक्वेशन का कुछ मीनिंग है। अगर उनकी डायमेंशन सेम नहीं हुई तो इक्वेशन गलत, फॉर श्योर। ये फॉर श्योर है कि अगर डायमेंशन सेम नहीं हुई तो इक्वेशन गलत है। बट ध्यान से सुनना, डायमेंशन सेम नहीं हुई तो इक्वेशन गलत है, बट अगर डायमेंशन सेम है तो कोई जरूरी नहीं है कि इक्वेशन सही हो। डायमेंशन सेम है तो कोई जरूरी नहीं है इक्वेशन सही हो, बट डायमेंशन गलत है तो फॉर श्योर इक्वेशन गलत है। अब देखते हैं u क्या है हमारा? वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन हमने पढ़ ली, मीटर
पर सेकंड, टाइम की डायमेंशन टी। अच्छा सर ये तो टी से टी कट गया, ये तो एल आ रहा है सर इसका, तो ठीक है। अब हाफ ए टी स्क्वायर का देखते हैं। हाफ एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? लेंथ अपॉन पर सेकंड स्क्वायर, मतलब टाइम का स्क्वायर इनटू टाइम का स्क्वायर। ये टाइम स्क्वायर से टाइम स्क्वायर कट जाएगा सर। डायमेंशन देखो, पावर एल की पावर 1 है, यहां भी एल की पावर 1 है और यहां भी एल की पावर 1 है। आगे जो कांस्टेंट होता है उससे फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता, बट जो बेस हमारी डायमेंशन है, बेसिक डायमेंशन है, वो सेम होनी चाहिए। वो यहां पे भी एल आ रही है, एल की पावर 1 और एल की पावर 1, तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट कर दी जाएंगी सर, फिर ठीक है। समझ आया? ये होती है हमारी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन। ऐसे ही फिजिक्स में कोई भी बड़ी सी इक्वेशन ऐसे कुछ भी लिखी हो और ये पूछने, एक बार चेक करके बताओ कि इक्वेशन कहीं गलत तो नहीं है, तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है ना, सबसे बेसिक, सबसे पहला टेस्ट किसी भी इक्वेशन को चेक करने के लिए, वो हम देखते हैं कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। सारी इक्वेशन के हर एक सब पार्ट की डायमेंशन हम चेक कर लेते हैं। अगर वो डायमेंशन एलएचएस आरएचएस की डायमेंशन इक्वल है तो ये है कि हाँ ठीक है, ये इक्वेशन गलत तो नहीं है। अब इसकी वैल्यूज जो भी होंगी, कॉन्स्टेंट्स के आगे जो भी वैल्यूज होंगी, उससे पता चलेगा इक्वेशन सही है या नहीं है। बट इक्वेशन गलत है वो यहां से चेक हो जाती है। इतनी बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये सवाल सॉल्व करते हैं। हमारा सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहे हैं कि लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम इंटू जी इंटू एच, where m is the mass of the body, v is its velocity, g is the acceleration due to gravity, h is the height. Check whether the equation is dimensionally correct or not. कीजिए भाई, कैसे चेक करेंगे? अभी क्या बताया था, चेक कैसे करते हैं? LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन सर सेम होनी चाहिए। एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1.3। हम यहां पर सारे एग्जांपल और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे इधर वीडियो में, ठीक है? चलिए भाई अब स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है सर? सर हमें सबसे पहला स्टेप है कि एलएचएस और आरएचएस अगर सेम है, इनकी डायमेंशन, डायमेंशन चेक करनी है सर। डायमेंशन वाइज ये अगर एलएचएस आरएचएस सेम है तो भाई ठीक है, हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा कि हमें डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ही चेक करनी है इस इक्वेशन की। एलएचएस में है हाफ, इस कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। एम मतलब मास, मास की डायमेंशन है एम, मास की डायमेंशन एम ऐसे ब्रेसेस में लिखी जाएगी। वी की डायमेंशन, वी क्या है? मीटर पर सेकंड, वी स्क्वायर है तो मीटर पर सेकंड, लेंथ अपॉन टाइम, और इसका स्क्वायर कर दिया। एलएचएस की वैल्यू क्या आई? एलएचएस की वैल्यू देखते हैं हम यहां पे, एलएचएस की वैल्यू देखते हैं। एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं अभी हम। एलएचएस की वैल्यू देखिए क्या है, एम एल टू टी माइनस टू। क्या ये एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है भाई? ये ब्रैकेट्स हमने लगा दिए, एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है सर। अब आरएचएस और देख लेते हैं सर। राइट हैंड साइड क्या आया हमारा? एम जी एच मास, हाइट एच मीटर में आ गई सर, मीटर में मतलब लेंथ। अब हाँ ये और चीज याद रखना, हमेशा बच्चे गलती क्या करते हैं, मास की तो एम ले लेते हैं सर, बट लेंथ की एल लिखने की बजाय गलती से एम लिखा जाता है, क्योंकि लेंथ की एसआई यूनिट मीटर है, एम से डिनोट किया जाता है। बट डायमेंशनल एनालिसिस में मास को एम, लेंथ को एल, टाइम को टी से डिनोट किया जाता है, ठीक है? तो मास की तो होगी एम, हाइट की होगी एल, और अब जी देखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन है बेसिकली जी, ड्यू टू वट एवर वी डोंट केयर, एक्सेलरेशन है बस। एक्सेलरेशन क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर को एम लिख दूं क्या? अरे सर अभी आपने बताया मीटर को लिखना है एल, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर टाइम का स्क्वायर।
तो ये RHS की डायमेंशन क्या बन गई, ये भी बन गई ML2T -2, ML इंटू L स्क्वायर T -2। सर RHS LHS की डायमेंशन इक्वल है, तो बेसिकली ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है सर। समझ आ गया सवाल कैसे सॉल्व करना है? ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है सर। सवाल कैसे सॉल्व करना है? LHS डायमेंशन ऑफ LHS ये लिख लेना है, ऐसे आएंगी डायमेंशन। ऐसे ही RHS की डायमेंशन लिख लेनी है, ये आएंगी। Hence dimension of LHS equals to dimension of RHS. Therefore the equation is dimensionally correct. आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जांपल की तरफ। ये कह रहे हैं द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है सर। दैट ऑफ स्पीड v इज मीटर पर सेकेंड, ये हमें पता था। एंड एक्सेलरेशन a इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी हमें पता था, अभी हमने कर लिया। Which of the following formula for kinetic energy given below can you rule out on the basis of dimensional argument? M stand for mass of the body. अब ये 5 ऑप्शन दे रखे हैं और ये क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप रूल आउट कर सकते हो, कि कौन सा फॉर श्योर गलत होगा। कैसे चेक करोगे? डायमेंशन सर, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन हम वहां से निकलेंगे kg मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो kg की होगी, ये लिख लेते हैं भाई, जूल को लिखा जा रहा है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशन देखते हैं, kg मतलब मास, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ L2, सेकंड की T -2। ये तो हो गया सर एनर्जी की ML2T -2, ये तो हो गया सर एनर्जी की। ठीक है, यहां पे भी हमने देखा था कि ये देखो हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ही होती है जिसकी डायमेंशन ML2T -2, mgh पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसकी डायमेंशन भी ML2T -2। बेसिकली एनर्जी की डायमेंशन ML2T -2 याद रहेगी। एनर्जी क्या है? ML2T -2, ये भी याद होगी सर। अब हमें अब देखने की काइनेटिक एनर्जी कौन सा फॉर्मूला फॉर श्योर गलत है। M2 पहला ए ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन क्या दे रखा है? m की पावर 2, m की पावर 2 दे रखी है भाई ए ऑप्शन में, और v की पावर 3, v मतलब L अपॉन टाइम, इसकी पावर 3 दे रखी है। तो लेंथ की पावर 3 अपॉन टाइम की पावर 3 इक्वल्स टू M2 L3 एंड T -3। क्या ये और ये इक्वल है क्या डायमेंशन? नहीं सर, ये M2 L3 T -3 गलत हो गया सर। सो बेसिकली ऑप्शन ए को हमने एलिमिनेट कर दिया कि ए ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए को हमने एलिमिनेट कर दिया। ऐसी ऑप्शन बी चेक करेंगे। ऑप्शन बी क्या है? हाफ mv स्क्वायर। देख लेते हैं, ऑप्शन बी देख लेते हैं। mv स्क्वायर क्या होगा? मास की डायमेंशन 1 और वेलोसिटी क्या है? लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। ये हो गया हमारा ML2T -2, ये ऐसे हो गया ML2T -2। ऑप्शन बी शायद करेक्ट हो सकता है सर। हमें पता नहीं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है या नहीं होता, अभी हमें नहीं पता। अभी हम डायमेंशनली सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि गलत कौन सा है। ए तो फॉर श्योर गलत है, बी शायद सही हो सकता है। थर्ड देखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये होता तो फोर्स का है, बट डायमेंशनली करेक्ट चेक करेंगे तो मास m और एक्सेलरेशन है L मीटर पर सेकंड स्क्वायर, L अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू MLT -2। तो सर थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि ये MLT -2 आ गया, ये फोर्स का होता है बेटा, ये फोर्स के डायमेंशन है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। सर फोर्थ ऑप्शन में mv स्क्वायर आ रहा है, आगे कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है, यहां भी mv स्क्वायर और आगे कुछ कांस्टेंट था, तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा सही है सर। ये डायमेंशनली हम रूल आउट नहीं कर सकते। फोर्थ ऑप्शन की डायमेंशन और सेकंड ऑप्शन की डायमेंशन सेम है सर। फोर्थ ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन की डायमेंशन सेम है सर। क्यों? क्योंकि ये जो कांस्टेंट है 1/2 और 3/16, ये हमारा डायमेंशन के ऊपर कोई फर्क नहीं डाल रहा सर, इसका डायमेंशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। ठीक है, अब लास्ट वाला देखिए, हाफ mv स्क्वायर। यहां तक तो डायमेंशन ठीक है सर, हाफ mv स्क्वायर है,
पर m इंटू ए आ गया, m इंटू ए आ गया, m इंटू ए की डायमेंशन mlt-2 है। तो सेम डायमेंशन अगर नहीं है तो उनको ऐड भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी डायमेंशन थी ml2t-2 प्लस इसकी डायमेंशन है mlt-2। सर ये तो कुत्ता और बिल्ली को ऐड करने वाली बात होगी, जिसको हम ऐड नहीं किया जा सकता, एडिशन इनका नहीं हो सकता। तो रूल आउट करने थे ऑप्शन, बस सवाल सिर्फ यही था। ये नहीं पूछा था कि कौन सा ऑप्शन सही है, ये पूछा था कि रूल आउट कर दो डायमेंशनल आर्गुमेंट के बेसिस पे कौन कौन से गलत है। तो ए ऑप्शन भी गलत है, बी भी गलत है और ई भी गलत है। बी या डी में से एक ऑप्शन सही है। वैसे सही होता है बी ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी डी, ए सी ई को हमने एलिमिनेट कर दिया किस बेसिस पे, डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे। समझ आ गया? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके इसी मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और आज का हमारा आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं कि कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। एक पेंडुलम लेना है और एक स्ट्रिंग के नीचे एक बॉब अटैच्ड है, दैट ऑस्किलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है भाई, सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन क्या होगा? टाइम पीरियड टी। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे। लेंथ की कुछ पावर होगी सर, ये टाइम पीरियड, लेंथ की कुछ पावर है सर ये टाइम पीरियड x। और किस पे डिपेंड कर रहे हैं? मास m पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे। मास m पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे। g क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, बताओ क्या होगा सर? g की यूनिट्स लिख लेंगे, अभी तो हम लिख लेंगे कि ये g पे कुछ डिपेंड कर रहा है और g की कुछ पावर के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, उसकी यूनिट हम लिख लेते हैं सर। यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। इस पूरे की कुछ पावर z ले ली। ये समझ आए क्या कर दिया मैंने? ये LHS को RHS की इक्वल करने, इनकी डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। तो हम कंपेयर कैसे करते हैं? कंपेयर कैसे करते हैं? LHS में जो डायमेंशन है, LHS में जो डायमेंशन है वो जिस जिस चीज पे डिपेंड हो रही है, मतलब मास पे पहले जो चीज दी गई है, इसमें लेंथ दी गई है, तो लेंथ की पावर ले लेते हैं x। फिर दूसरा मास दिया गया है, मास की पावर ले लेते हैं y। और फिर जो तीसरी चीज दी गई है, जो ग्रेविटी दी गई है, ग्रेविटी की पावर हमने ले ली z। अब यहां से डायमेंशन जो भी है उनको कंपेयर करो, उनकी पावर्स को आप कंपेयर करो, x y z की वैल्यू निकल आएगी। देखो करके देखते हैं पावर्स को कंपेयर सर। पर एक बार इनको लिख लेते हैं, t इक्वल्स टू एल की क्या क्या पावर है? x प्लस जेड। एल की पावर x प्लस जेड। एल की पावर यहां पे x है और यहां पे है z। समझ आया भाई? ठीक है। m की पावर है सिर्फ y, m की पावर है सिर्फ y, y है m की पावर। और t की पावर कितनी है? t की पावर है सर, t की पावर है -2z। समझ आ गया भाई? t की पावर यहाँ पे -2 और -2 इंटू z, -2z t की पावर। अब LHS और RHS में जो पावर है वो कंपेयर कर लो सर। टाइम का तो हम कंपैरिजन कर लेंगे, मास और लेंथ का किससे कंपेयर करें? अरे भैया मैं ये भी तो लिख सकता हूं, ये मास की पावर 0 और लेंथ की पावर 0, टाइम की पावर 1। समझ आ गया क्या? ये वाली चीज समझ आ गई भाई? हाँ सर। अब 0 को कंपेयर करेंगे y से, तो y की वैल्यू आ गई 0। अब x प्लस जेड की वैल्यू भी 0 है, x प्लस जेड की वैल्यू भी है 0, तो x की वैल्यू है -z के इक्वल। x माइनस जेड के इक्वल है और 2z इक्वल्स टू 1 है। 2z इक्वल्स टू, ये 2z इक्वल्स टू -1 कहां से है सर? -2z था और वो 1 के इक्वल था, तो वही लिखा है मैंने, -2z इक्वल्स टू 1। बेसिकली 2z इक्वल्स टू -1, तो z की वैल्यू आ गई -1/2। z की वैल्यू आ गई सर -1/2 और x की वैल्यू थी -z। z की वैल्यू आ गई -1/2, x की वैल्यू क्या आ गई यहां से? माइनस ऑफ z मतलब 1/2। सो बेसिकली ये लेंथ की पावर तो 1/2 हो जाएगा, टाइम क्या होगा?
टाइम क्या होगा, ये जो एल है, एल की पावर तो 1/2 है, और लास्ट में ये जो जी है, जी की पावर कितनी है, जी की पावर है -1/2, क्योंकि जी की पावर जेड थी, जेड की वैल्यू -1/2, ये -1/2, ये क्या हो गया, रूट ऑफ एल बाई जी। टाइम इसके प्रोपोर्शनल है, ये समझ आया, ये मैंने क्या लिख दिया, टाइम प्रोपोर्शनल है एल बाई जी के रूट के, यहां भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा, डायमेंशन इक्वल है, डायमेंशन इक्वल है, डायमेंशन इक्वल है तो इसका मतलब ये नहीं कि यूनिट भी इक्वल होंगी, ये प्रोपोर्शनल है, यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो ये कांस्टेंट आएगा, सो कांस्टेंट 2 पाई होता है इस केस में, 2 पाई रूट एल बाई जी होता है जब पेंडुलम ऐसे ऑस्किलेट कर रहे हैं, तो वहां पे ये चीज समझ आ गई भाई, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आगे हम पढ़ेंगे एरर्स के बारे में, सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में, नेक्स्ट क्लास में वो कवर करेंगे। ये क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू यहां तक जुड़े रहने के लिए।